हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल एंड पढ़रे केमिस्ट्री ऐप पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट्स, हम PYQ सीरीज डिस्कस कर रहे हैं CSIR नेट एग्जाम के लिए, और इससे पहले हम 6 वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारी वीडियो नंबर 7 होगी। इससे पहले हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज उसके प्रीवियस ईयर को कंप्लीट कर लिया है। केमिकल बॉन्डिंग के प्रीवियस ईयर को कंप्लीट कर लिया है। एसिड बेस केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर को कंप्लीट कर लिया है। और मेन ग्रुप एलिमेंट की हम क्लास नंबर 1 को भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये हमारी मेन ग्रुप एलिमेंट्स की क्लास नंबर 2 होगी। इसमें हम शुरुआत करेंगे दिसंबर 2019 से, क्योंकि लास्ट क्लास अगर आपने देखा होगा तो मैं आपको नवंबर 2020 तक के क्वेश्चन शुरुआत कर चुका हूं। तो दिसंबर 2019 से लेके और जून 2015 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन हम यहाँ पे देख रहे होंगे। और फिर पार्ट 3 भी आएगा मेन ग्रुप एलिमेंट्स का, क्योंकि 3 पार्ट्स में आपका ये कंप्लीट होगा। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं स्टूडेंट, अगर आप इन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन या तो आप खुद कर रहे हैं या आपका कोई जूनियर कर रहा है, तो आप उन सभी को पढ़रे केमिस्ट्री ऐप के बारे में जरूर बताइएगा। जैम कैम यूट्यूब चैनल के बारे में जरूर बताइएगा। IIT जैम, अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है आपके जूनियर IIT जैम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके छोटे भाई बहन IIT जैम CUET PG की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उनको इस एग्जाम के बारे में जरूर बताइएगा, इस ऐप के बारे में जरूर बताइएगा। एंड स्टूडेंट देखिए, नेट का एग्जाम तो होता ही होता है। अब जो मैं देख रहा हूं, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत बड़ी वैकेंसीज आने वाली है लगभग सभी स्टेट्स में, है ना। तो असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अवेलेबल है, जहां पे इन सभी एग्जाम्स के लिए कोर्स अवेलेबल हैं, बड़े ही अफोर्डेबल फीस में, बड़े ही कम टाइम पे मैक्सिमम कंटेंट आपको दिया गया है इस कोर्स में। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप इन दोनों नंबर पे कॉल एंड व्हाट्सएप दोनों पे कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको कोर्सेज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो। स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन की शुरुआत हम करते हैं। इस पैटर्न का क्वेश्चन काफी बार आ चुका है लास्ट क्लास में। अगर आपने देखा हो, लास्ट जो क्वेश्चन था वो भी इसी से रिलेटेड था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर डाईथायोनाइट एंड डाईथायोनेट एनायंस। स्टूडेंट, एक तो थोड़ा सा करेक्शन मैं ये करूंगा, एसिड बेस केमिस्ट्री की वीडियो जो थी हमारी, एसिड बेस केमिस्ट्री की वीडियो में वहां पे दो आपका कुछ ये वाले थे, S2O3 2 नेगेटिव, और एक था आपके पास S2O6 4 नेगेटिव। तो वहां पे मैंने ये बोल दिया गलती से कि जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 होती है यहाँ पे। स्टूडेंट, यहाँ पे +6 नहीं होती, इसको मैं अभी करेक्ट करूंगा। आप इसको वहां उस वीडियो में भी इसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। इसकी जो यहाँ पे ये होता है आपका डाईथायोनेट एनायन, इसे बोलते हैं। सॉरी, यहाँ पे गलती से क्या लिखा हुआ था, ये आपका -2 आएगा। यहाँ पे भी क्या आएगा आपका -2। तो ये होता है डाईथायोनेट एनायंस। यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए स्टूडेंट, एक तो आपको इन जनरल कंसेप्ट पढ़ा देता हूं जो कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी काम आएगा। देखिए, जहां पे अगर मैं बात करता हूं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर कोई एसिड है जहां पे आपका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वहां पे लगता इक एसिड, उसको बोलते हैं इक एसिड, ठीक है। और जहां पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसे हम अस एसिड बोलते हैं। ये आपका, ये उसको हम अस एसिड बोलते हैं। इक एसिड जो होता है उससे जो एनायन मिलता है वो 8 एनायन मिलता है। क्या मिलता है? 8 एनायन मिलता है। एंड अस जो एसिड होता है उससे 8 एनायन मिलता है। ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे यही एग्जांपल देख लीजिएगा। पहली बात तो ये बोला गया कि डाईथायोनेट एनायन, ये मिला कहां से होगा? डाईथायोनिक एसिड से मिला होगा। तो ये डाईथायोनिक एसिड क्या होता है, या जो ये थायोनिक सीरीज है, पहले मैं थायोनिक सीरीज की बात कर लेता हूं, है ना। थायोनिक सीरीज की बात कर लेते हैं, ये कैसे होती। देखिएगा स्टूडेंट, इनका जो जनरल फार्मूला होता है H2 होगा, SN+2 होता है एंड O6 होता है। ये फॉर्मूला होता है आपका थायोनिक सीरीज का। अगर आप N की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो फार्मूला निकल के आता है H2S2O6। और इसी को अगर N की वैल्यू आपने 0 पुट की तो 2 सल्फर हो गए, इसीलिए इसको बोला जाता है डाईथायोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसे? डाईथायोनिक एसिड। और स्टूडेंट देखना, यहां पे 1 पुट करोगे तो 3 आ जाएंगे, उसको बोला जाएगा ट्राईथायोनिक एसिड।
दो पुट करोगे एन की वैल्यू तो S4 आ जाएंगे, उसको बोला जाएगा टेट्राथायोनिक एसिड। ठीक है, अब दूसरी बात ये, इनकी स्ट्रक्चर की अगर आप बात करेंगे तो यहां बीच में होता है आपका सल्फर और यहां N आएगा, उसके बाद S डबल बॉन्ड O होगा, S डबल बॉन्ड O होगा, यहां आपका OH होगा, यहां S डबल बॉन्ड O होगा, यहां पे भी S डबल बॉन्ड O होगा और ये आपका OH। ये मैं थायोनिक सीरीज का इन जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं। तो जैसे आपने यहाँ पे एन की वैल्यू को 0 पुट किया था तो क्या आ गया आपके पास स्ट्रक्चर, ये डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका OH एंड यहाँ पे आपका OH। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इस सल्फर की इस ऑक्सीजन की वजह से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर -1 होता तो +1 आ गया, ये दोनों माइनस डबल बॉन्ड से जुड़े -2 तो इसकी वजह से +4 आ जाएगा। तो यहां पे देखो जो डाईथायोनिक एसिड जो होता है, डाईथायोनिक एसिड जो होता है, वहां पे जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सल्फर की वो +5 होती है, +5 होती है। ठीक है स्टूडेंट, आ रही है बात समझ में। और इसी का एनायन बन जाएगा, देखो इससे जो एनायन बनेगा, कहां, हाइड्रोजन हटा दो बस, ये देखो इससे क्या बना दो आप, यहां से डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहां पे O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसी को लिखा जाता है S2O6 नेगेटिव, इसी का नाम होता है, इसी को डाई, ये एक एसिड से आया इसलिए इसको डाईथायोनेट बोलेंगे, डाईथायोनेट एनायन क्या बोला जाएगा स्टूडेंट, इसे डाईथायोनेट एनायन इसे बोला जाएगा। आ रही है बात समझ में। अब देखो काफी बार आपसे ये पूछता है सल्फर सल्फर के बॉन्ड बताइए कितने हैं, एन की वैल्यू अगर 0 है तो एक सल्फर सल्फर का बॉन्ड है, अगर एन की वैल्यू 1 होती तो एक, फिर सल्फर बीच में आ जाता तो 2 बॉन्ड आपको दिखाई देते। जितनी एन की वैल्यू होती है ना उससे एक ज्यादा आपका क्या आएगा, नंबर ऑफ SS बॉन्ड आएंगे, है ना। तो ये यहां कितना था, 0 था, तो कितने आ रहे थे आपका, एक SS बॉन्ड था, 1 पुट कर दोगे तो आपके पास 2 SS बॉन्ड दिखाई देंगे। आई बात समझ में। तो ये था डाईथायोनेट के बारे में, डाईथायोनिक एसिड के बारे में। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे बात करते हैं थायोनस सीरीज की, है ना, तो इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं थायोनस सीरीज, तो यहाँ पे देखो अस आ गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कम रही होगी, और इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो भी यही होता है H2S N+2, बट यहाँ पे बस N4, यहाँ पे O4 होता है, O4। इसकी भी अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, अगर आपने N की वैल्यू 0 पुट कर दी है तो आपके पास फॉर्मूला आ गया H2S2O4, और इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है वो ये बनती है, ये आपका डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O, एक OH आपने यहां लगाया, एक OH आपने यहां लगाया, इसके पास एक लोन पेयर और इसके पास एक लोन पेयर। दिस इज डाईथायोनस एसिड, इसको डाईथायोनस एसिड बोलेंगे। इसकी वजह से -1, इसकी वजह से -2, इसलिए यहां पे जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है, इसलिए यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 होती है। ये करेक्शन कर लीजिएगा, एसिड बेस वाले में मैंने इसकी 6 बता दिया था आपको गलती से, सल्फेट में 6 होती है, सल्फाइट में 4 होती है, बट ये आपका थायोनस सीरीज है, थायोनिक सीरीज इसलिए। अब इसी का जब आप एनायन बनाएंगे तो उसी को क्या बोला जाएगा, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, O के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, O के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, इसी को बोला जाता है डाईथायोनाइट, है ना। अस एसिड से क्या मिलता है आपको, इसको बोला जाएगा डाईथायोनाइट एनायन। आ गई बात समझ में। अब आइए इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कहा गया। ये कह रहे हैं क्या दोनों के अंदर जो डाईथायोनाइट है और 8 एनायंस है, क्या दोनों के पास SS बॉन्ड है, हम कहेंगे यस बिल्कुल दोनों के पास SS बॉन्ड है। देखो यहाँ पे ये रहा SS बॉन्ड और यहाँ पे ये रहा SS बॉन्ड, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिएगा क्या दोनों के दोनों डाई एनाइनिक है, डाई एनाइनिक का मतलब 2 नेगेटिव का चार्ज होना, बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पे भी 2 नेगेटिव और यहाँ पे भी 2 नेगेटिव है, ठीक है। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की 8 वाले में यानी कि लेस ऑक्सीडेशन नंबर रही होगी और 8 वाले में 5 रही होगी, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सल्फर इन डाईथायोनेट हैज अ लोन पेयर, देखो डाईथायोनेट की बात कर रहा है स्टूडेंट, अगर 8 की बात कर रहा है तो सल्फर के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, सल्फर के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसलिए इसको हटा दीजिए। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं भाई, इसको भी आप देखिएगा हाइड्राइड से रिलेटेड है, दिसंबर 19 का ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है।
देखिए स्टूडेंट, जो अल्कली मेटल के अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल में दो को छोड़ दिया जाता है, एक बेरिलियम को और एक मैग्नीशियम को, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। इनके जो हाइड्राइड होते हैं उनको हम आयोनिक हाइड्राइड बोलते हैं, उनको हम सोल्ट लाइक हाइड्राइड बोलते हैं, है ना, उनको हम सोल्ट लाइक हाइड्राइड बोलते हैं। और इन्हीं को क्या बोला जाता है, आपका सलाइन हाइड्राइड भी बोला जाता है। तो NaH जो है वो आपका होगा सलाइन हाइड्राइड, NaH होगा सलाइन हाइड्राइड, इसलिए इस ऑप्शन को हटा देते हैं। BeH2 जो है स्टूडेंट वो पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहां पे आपने हाइड्रोजन लगाया, यहां पे आपने हाइड्रोजन लगाया, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, और यहां पे आपको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन टाइप के बॉन्ड देखने को मिलेंगे। ये देखो, ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये जो ऐसे ही ये पूरा चलता जाएगा, इस बॉन्ड को ही हम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं, जो कि डाइबोरेन में भी एग्जिस्ट करता है। तो ये जो है ना, ये पॉलीमेरिक चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए बी का फर्स्ट आएगा। तो यहाँ पे बी का सेकंड दिया गया है, इसको भी हटा दीजिए, ये दोनों सही हो गए। अब आगे बात करते हैं सी की। देखिए स्टूडेंट, जहां पे भी आपको कुछ इस फ्रैक्शनल टाइप से दिखाई देना, वो सारे के सारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसलिए ये आपका बनेगा इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। सी का 2 आएगा, सी का 2 इस ऑप्शन में है, इसलिए इसको हटा देंगे। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। यहां पे देखो 9 हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं, तो इसकी जो ज्योमेट्री आएगी वो आपका आएगी ट्राइकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, ReH9 एक पढ़ाया था मैंने आपको पहले भी, तो उसकी क्या आई थी, ट्राइकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक थी उसकी, तो इसकी भी वैसे ट्राइकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। और एक ही ऑप्शन बच गया था, तो डी का 3 आएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 3, हाइड्राइड का इजी सा क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। द कॉमन हेप्टासिटी ऑब्जर्व्ड फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ C62 मेटल क्लस्टर। C60 का आप सभी को पता होगा बकमिंस्टर फ्लोरीन होता है, बकमिंस्टर फ्लोरीन। इसमें भाई आपका जो है 12 जो होती है वो 5 मेंबर की रिंग होती है, 12 जो है वो 5 मेंबर की रिंग होती है, एंड आपका 20 यहाँ पे 6 मेंबर की रिंग होती है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप इस बकमिंस्टर फ्लोरीन को देखोगे, हेप्टासिटी का मतलब ये होता है ना, कि जब वो मेटल के साथ जुड़ेगा तो C60 के कितने कार्बन मेटल से जुड़े हुए हैं, उसको हम हेप्टासिटी बोल सकते हैं। ठीक है, तो C60 के अंदर देखा जाता है कि इसकी जो हेप्टासिटी आती है वो 2 आती है। C60 में जो हेप्टासिटी आती है वो 2 आती है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये याद रखना पड़ेगा भाई आपको, है ना, कुछ इंफॉर्मेशन जो है आपको वो याद करवाई जाती है कि भाई याद रखिएगा इसको। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, द रिएक्शन ऑफ, इसकी रिएक्शन करवाई गई है IO3 नेगेटिव की रिएक्शन किसके साथ करवाई गई है, I नेगेटिव के साथ करवाई गई है, एसिडिक मीडियम में करवाई गई है। तो कह रहा जी बताइए क्या आपको मिलेगा, क्या आपको यहां पे मिलेगा। देखो यहां पे 2 चीजें नजर आ रही है, एक तो H2O2 नजर आ रहा है और दूसरा वाटर नजर आ रहा है। स्टूडेंट अगर आप इस रिएक्शन को देखते हैं, यहां पे इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको नजर आ रही है दैट इज +5, और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है -1। तो ये +5 से कहां जा सकता है, ये आपका ये दोनों के दोनों I2 में ही जाएंगे भाई। देखो ये +5 से 0 में जाएगा, ये देखो ये इसका रिडक्शन हो जाएगा, और ये -1 से 0 में जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो इसका रिडक्शन होगा, इसका ऑक्सीडेशन I2, और साथ में आपको यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। तो ये रिएक्शन है, बैलेंस आप करके देख लीजिएगा अपने हिसाब से। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, IO3 नेगेटिव की रिएक्शन। IO3 नेगेटिव की रिएक्शन अगर आप I नेगेटिव के साथ करवाएंगे एसिडिक मीडियम में, तो आपको I2 मिलेगा एंड आपको वाटर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगेन वही क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन डाइथायोनस। मैंने आपको बताया था अगर S है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, अगर इक है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अभी अभी जस्ट मैं आपको पढ़ा के आया हूं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है एंड इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +5 होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं भाई। ये आपका सिलिकॉन्स होते हैं बेसिकली, क्या कहा गया ये समझते हैं। इन द सिंथेसिस ऑफ पॉलीडाइमिथाइल सिलोक्सेन द चेन फॉर्मिंग, चेन कौन बनाएगा,
ब्रांचिंग कौन बनाएगा और टर्मिनेटिंग एजेंट के तौर पे कौन काम करेगा। स्टूडेंट इसको कुछ इस तरीके से समझाया जाता है कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है, ये देखिएगा सिलिकॉन, यहाँ पे मैंने M लगा रखा है ना, यहाँ पे बेसिकली एक OH लगा रखा है ना। OH तो बाद में लगता है, पहले आप यहाँ पे क्लोरीन मानिए कि ये आपका क्लोरीन है, यहाँ पे भी Me लगा हुआ है, यहाँ पे भी Me लगा हुआ है। इसकी सबसे पहले रिएक्शन करवाई जाती है वाटर के साथ। जैसे आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ पे Me आ जाएगा, यहाँ पे Me आ जाएगा, यहाँ पे Me आ जाएगा और यहाँ पे आपका OH आ जाएगा। इसी का दूसरा मोल लीजिए आप, यहाँ पे इसी का दूसरा मोल लीजिए और यहां से वाटर को बाहर निकाल दीजिए, यहां से आप वाटर को बाहर निकाल दीजिए। जैसे ही आप यहां से वाटर को बाहर निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सिलिकॉन्स मिलेंगे, सिलिकॉन्स है ना। यहाँ पे ये आ गया जी, इसके ऊपर Me लगा हुआ है, इसके ऊपर Me लगा हुआ है, इसके ऊपर Me लगा हुआ है, इसके ऊपर Me, इसके ऊपर Me। अब देखो ये चेन टर्मिनेटिंग स्टेप है। अब ये आगे चेन कंटिन्यू नहीं होगी, आगे चेन कंटिन्यू नहीं होगी क्योंकि OH है ही नहीं। तो देखो ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये वाला कंपाउंड जो है वो चेन टर्मिनेटिंग के तौर पे काम करता है, चेन टर्मिनेटिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है और ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको हटा देंगे, यहां से इसको हटा देंगे। उसके बाद देखो ब्रांचिंग वाला जो होगा ना, अगर तीनों के तीनों OH आ जाए, देखिएगा स्टूडेंट ये वाला सेकंड, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा ना ऑप्शन नंबर 2 आएगा। देखो एक क्या बनाया है यहाँ पे सिलिकॉन, ये आपका Me हो गया। अगर यहाँ पे क्लोरीन है, वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे OH आ जाएगा, ठीक है। ये आपका Me है, वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे OH आ जाएगा, ये हुआ जी। सेम ऐसे ही इसका दूसरा मॉलिक्यूल आप लेंगे और आप देखेंगे कि एक चेन चलती जाएगी, है ना, रुकेगी नहीं, क्योंकि देखो टर्मिनल पोजीशन पे OH रुकेगी नहीं। तो इसको बोला जाता है चेन फॉर्मिंग, इसको क्या बोला जाता है, चेन फॉर्मिंग। और इसमें क्या होगा, अगर 3 क्लोरीन है इसका मतलब 3 OH आ जाएंगे, ऊपर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, Me की जगह OH देखने को मिलेगा। तो लीनियर चेन तो बढ़ी रही थी, अब ब्रांचिंग भी बढ़ेगी, ऊपर की तरफ भी बढ़ेगा। इसलिए ये जो देख रहे हैं आप, ये बनाएगा चेन फॉर्मिंग, ये बनाएगा ब्रांचिंग और ये बनाएगा टर्मिनेटिंग। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। यस, हम क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंच गए हैं भाई। काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी आइडिया होना चाहिए। द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बोरोन अमंग द फॉलोइंग, न्यूक्लियर स्पिन ऑफ B11 इज ग्रेटर देन B10। देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं B10 के लिए जो कैपिटल I की वैल्यू होती है, कैपिटल I की वैल्यू होती है वो 3 होती है, और B11 के लिए जो कैपिटल I की वैल्यू होती है वो आपका 3/2 होती है। क्या होती है, 3/2। तो ये कह रहा है क्या B11 की न्यूक्लियर स्पिन ज्यादा होती है क्या B10 से। साफ साफ देख सकते हैं, ये तो आपका 1.5 आ गई और ये आपका 3 आ गई, इसका मतलब दिस इज इनकरेक्ट। फर्स्ट तो नहीं आएगा भाई, फर्स्ट नहीं आएगा, इसको हटा दीजिए। उसके बाद द पोलैरिटी ऑफ BH एंड CH बॉन्ड अपोजिट होती है क्या। देखो ये मेरा BH है और ये मेरा CH है, इसका तो हमें पता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे जो बॉन्ड की पोलैरिटी है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ दिखाया जाता है, तो वो C से H की तरफ है। अगर आप बात करेंगे स्टूडेंट, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो 2.1 है, लेकिन बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 होती है, इसलिए अब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए इसके ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा और इसके ऊपर डेल नेगेटिव आएगा। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि यहां पे द पोलैरिटीज ऑफ BH बॉन्ड एंड CH बॉन्ड आर अपोजिट। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 तो यहां पे भी आ रहा है, इसका मतलब इसको हटा देते हैं, और ऑप्शन नंबर 2 तो यहां पे भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन ऑफ B10 इज मच मोर देन B11। ये बात बिल्कुल सही होती है स्टूडेंट, ये बात बिल्कुल डाटा के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। 3 ठीक होगा, तीसरा ठीक होगा, इसलिए इसको हटा देंगे। और ये देखिएगा जो बोरोन होता है वो NaOH से रिएक्ट नहीं करेगा, NaOH से नॉर्मल कंडीशन पे वो रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए इसको हटा दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 1। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंच गए हैं भाई, जून 2019 का ही क्वेश्चन है ये भी।
आपको बताना है जी O2F2 के बारे में। स्टूडेंट आपने देखा था ना H2O2, वैसे ही स्ट्रक्चर रखता है आपका ये वाला कंपाउंड भी। ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे? ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। तो ये कह रहा है कि यहां पे जो डाईहेड्रल एंगल होगा ना, क्या वो 0 डिग्री है? क्या 0 डिग्री तब होता ये वाला एफ और ये वाला एफ दोनों एक ही प्लेन में होते, बट ऐसा नहीं होता स्टूडेंट। यहां पे अगर आप एंगल देखेंगे ना, वो लगभग लगभग आपका जो थीटा होता है वो नियर अबाउट इक्वल होता है 90 डिग्री के, 90 डिग्री के इक्वल होता है। इसलिए इसको हटा दीजिए, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपसे करेक्ट पूछा है, अगर ये हट गया इसको हटाओ, ये हटाओ। अब हमारे पास सेकंड वाला तो कंफर्म हो गया, आंसर आएगा ही आएगा। OF2 is generally prepared by the reaction of fluorine gas in, हाँ, जब आप F2 की रिएक्शन करवाते हैं एक्वस NaOH के साथ तो आपको OF2 मिल जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद देखना O2F2 गैस कैन रेडली रिड्यूस्ड बाय H2S, ये भी बात बिल्कुल सही है। अगर आप O2F2 की रिएक्शन देखना, ये आपका O2F2 हो गया, यहां पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होता है आपका +1 होती है यहां पे, है ना। तो एक मिनट रुकिएगा, यहां पे इसको मान लेते हैं, हाँ +1 होती है। इज रेडली रिड्यूस्ड बाय H2S। अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं इसके साथ H2S के साथ, तो भाई ये इसको रिड्यूस कर देता है। यहां पे +1 है, ऑक्सीजन गैस यहां पे आपको बाहर निकलती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो ये +1 से 0 चला गया तो इसका रिडक्शन हो गया। इसका मतलब ये भी बिल्कुल सही होती है। अगर ये सही होगी तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंच गए भाई। ये कह रहा है जी डाइबोरेन की रिएक्शन करवाओ। सबसे पहले भाई कह रहे हैं कि डाइबोरेन की रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ करवाते हैं, देखिए भाई डाइबोरेन की रिएक्शन वाटर के साथ, देखो अगर आपने डाइबोरेन की रिएक्शन वाटर के साथ करवाई और वाटर ही निकाल दिया, वाटर के साथ करवाई वाटर ही निकल गया, तो कोई ज्यादा सही बात ये लग नहीं रही, इसी को हटा दीजिए। जब भी आप डाइबोरेन की रिएक्शन करवाएंगे आपको मिलता है H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड, और साथ में यहां पे H2 गैस बाहर निकलती है। क्या निकलती है? H2 गैस बाहर निकलती है। फर्स्ट तो बिल्कुल सही है, सी आएगा नहीं, तो फर्स्ट यहां पे भी है, फर्स्ट यहां पे भी है, इसके लिए इसको हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं। अगर आप ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो ये बनेगा, लेकिन H2 नहीं, आपका H2O बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है? H2O। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा A एंड D इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा स्टूडेंट? A एंड D इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं भाई। यस, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। ये कह रहे जी ये हमारे पास कंपाउंड है, इसकी ज्योमेट्री बताइए। तो इसकी ज्योमेट्री देखो स्टूडेंट, कुछ कैसी होती है? नाइट्रोजन, ये फास्फोरस, ये नाइट्रोजन, ये फास्फोरस, ये फास्फोरस, ये नाइट्रोजन, और ये रहा। यहां पे डबल बॉन्ड रहेगा, यहां पे डबल बॉन्ड रहेगा, और यहां पे डबल बॉन्ड रहेगा। अब फास्फोरस के पास देखो 3 नाइट्रोजन आ गए, 3 फास्फोरस आ गए, एक फ्लोरीन यहां पे लगा होगा, एक फ्लोरीन यहां पे लगा होगा। फास्फोरस पे लगे होते हैं भाई, है ना। फास्फोरस जो होता है वो अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है और सेकंड पीरियड के एलिमेंट यानी कि नाइट्रोजन नहीं कर सकता। ये आपको कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रही है। अब आपको ये बोल रहा है कि भाई नाइट्रोजन के अराउंड आप बताइए कि ज्योमेट्री क्या होगी। तो नाइट्रोजन के अराउंड ज्योमेट्री आपको बतानी, पहले तो फास्फोरस देख लेते हैं। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। जहां पे भी स्टेरिक नंबर 4 होता है वहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्या होता है जी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो यहां देखो ये कह रहा है जी नाइट्रोजन के अराउंड बताओ और फास्फोरस। तो फास्फोरस में क्या आएगा? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। इसका मतलब इसको हटा दो और इसको हटा दो। अब ये बात कर रहा है क्या ये पिरामिडल होगी क्या? चलो आप मान लो कि यहाँ पे लोन पेयर है, फिर भी 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3, एक लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 3 आया। स्टेरिक नंबर 3 आने का मतलब है sp2, और sp2 का मतलब होता है प्लेनर, न कि पिरामिडल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है अपना। ये कह रहा है भाई मेरे पास एक डेकाबोरेन है, मेरे पास B10H14 है, इसकी रिएक्शन आपने करवानी है एसिटिलीन के साथ, C2H2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस। स्टूडेंट पहली बार जब कार्बोरेन बनाया गया, इसको बेसिकली, हाँ, द रिएक्शन ऑफ डेकाबोरेन है। कार्बोरेन होता है स्टूडेंट एक, क्या होता है? कार्बोरेन, कार्बोरेन्स, जहां पे कार्बन और बोरोन होते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो कार्बोरेन्स बनाया गया था ना, वो इसी रिएक्शन से बनाया गया था। सबसे पहले देखिएगा, मैं स्टेप वाइज पूरी रिएक्शन का एक्सप्लेन करता हूं।
ये जो देख रहा है ये सबसे पहले इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये B10H12 है ना, और यहां पे लग जाएगा 1 यूनिट ET का ट्वाइस S लग जाएगा, ठीक है। और साथ में यहां से क्या बाहर निकलेगा, H2 गैस बाहर निकलेगी, पहले ये बनेगा। अब इसकी जगह आप क्या करेंगे, यहां पे B10 हो जाएगा स्टूडेंट, H12 हो जाएगा, और इसकी जगह आपका लग जाएगा एस्टलीन, C2H2 लगेगा। क्या लगेगा यहाँ पे भाई, C2H2 लगेगा। ये 10 बनेंगे भाई। पहले तो देखो, जब आप इसकी रिएक्शन एस्टलीन के साथ करवाएंगे ना, C2H2 के साथ, तो यहां से भाई ये B10 रह जाएगा, एक और आपका हाइड्रोजन जो है ये बाहर निकल जाएगा यहां से। अब देखो, अगर आप इसको देखेंगे, इसको ऐड करके लिखेंगे तो क्या आ रहा है, C2 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है आपका, B10 आ रहा है, ठीक है, B10, और H क्या आ गया आपका 12। तो ये आपका फर्स्ट टाइम मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, कार्बोरेंस बना था भाई। पहली बार कार्बोरेंस इसी रिएक्शन से मिला था। रेफरेंस बुक चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा C2B10H12, C2B10H12, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12, ए बाइनरी फ्लोराइड जेड ऑफ जीनोन, कह रहे कोई जीनोन का फ्लोराइड है, उसकी कंबाइन विद 2 मोल ऑफ NaF गिव अ प्रोडक्ट विच ऑन हीटिंग टू 100 डिग्री सेल्सियस अफोर्ड्स अ कंपाउंड A, ठीक है। जब आपने इस A का हाइड्रोलिसिस किया तो आपको मिलता परजेंथेट सोल्ट। स्टूडेंट अगर आपको याद हो, मैंने आपको कल वाले लेक्चर में एक बात पढ़ाई थी, अगर आप XCF6 की रिएक्शन OH नेगेटिव अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है ना, हमें क्या मिलता है, परजेंथेट, ये वाला कंपाउंड मिलता है, इसी को परजेंथेट सोल्ट बोलते हैं, है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, परजेंथेट सोल्ट। तो ध्यान से देखिएगा, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ए का जब आपने अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किया तो परजेंथेट सोल्ट मिला। इसका मतलब ए क्या रहा होगा, XeF6 रहा होगा, XeF6 रहा होगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो ए देखो, ए यहां पे दिख रहा है XeF4, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, यहां पे XeF6 है, यहां पे भी XeF6 है। अब ध्यान से देखिएगा, कह रहे हैं जो जेड था ना, जेड, उसकी रिएक्शन आपने करवाई 2 मोल ऑफ NaF के साथ, और इसको आपने किया 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट, ना 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट। तो स्टूडेंट देखो, अगर आपने जेड की रिएक्शन करवाई है इसके साथ, तो ये जो है ना जेड भी आपका XeF6 ही निकलेगा, जेड भी आपका XeF6 ही निकलेगा, है ना। अगर आप XeF6 की रिएक्शन 2 मोल ऑफ NaF के साथ करवाएंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट करेंगे, वापस से आपको यही बनता हुआ दिखाई देगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन नंबर 4। जेड भी XeF6 होगा, और ए तो XeF6 होना ही है, उसके तो हमारे पास काफी ज्यादा अच्छे से प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा भाई, काफी बार ये इस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। P4S3 की बात हो रही है, P4S3। तो भाई P4 की स्ट्रक्चर मैंने आपको कल की क्लास में भी बना के दिखाई थी। P4 की स्ट्रक्चर मैंने आपको जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें भी बना के दिखाई थी होता। अब बस इतना कीजिए, यहां पे लगा दीजिए सल्फर, यहां पे लगा दीजिए सल्फर, और यहां पे लगा दीजिए सल्फर। तो ये क्या बन जाएगा आपका P4S3। तो यहां पे लगाया आपने सल्फर, यहां पे आपने लगाया सल्फर, और यहां पे आपने लगाया सल्फर। तो ये कह रहे हैं सबसे पहले तो ये बताओ इसके अंदर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं। तो देख के बता देंगे भाई, एक ये रहा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, और एक ये वाला 9, PP वाला 9। तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे भाई, तो हम कहेंगे 9 है। तो X की वैल्यू कितनी आ गई, 9, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है X की वैल्यू तो 9 हमने वैसे ही निकाल ली है। N क्या है यहाँ पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। द मोलिक्यूल रिलेटेड टू द मोलिक्यूल, अच्छा ठीक है। और ये सेक्लेटन में कितने एटम नजर आ रहे हैं भाई, देखो एटम कितने नजर आ रहे हैं, 4 फास्फोरस हैं और 3 सल्फर हैं। तो स्मॉल n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। स्मॉल n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। तो देखो 9 और 7, 9 और 7, ये 2 जगह आ रहा है, इसका मतलब इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। देखिए भाई 4 फास्फोरस लगे हुए हैं, एक फास्फोरस के पास कितने होते हैं, 5। तो 4 के पास कितने हो जाएंगे, 20, और 6 यहां पे आपको सल्फर नजर आ रहे हैं। एक सल्फर के पास कितने होते हैं भाई आपका, एक
सॉरी 3 सल्फर है यहाँ पे, क्या है 3 सल्फर है। एक सल्फर के पास कितने होते हैं 6, तो 3 के पास कितने हो जाएंगे 18। दोनों को ऐड करोगे तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 38। कितने हो जाएंगे 38। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। दिसंबर 18 का क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आपका दिसंबर 18 का ही क्वेश्चन था, शायद जून 18 का होगा भाई, जो भी है मतलब दिसंबर या जून ऐसा ही है ये, कोई बात नहीं, आप जो भी लिखो लिख दो इसको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को आप ध्यान से देखिएगा। ये कह रहे हैं यहाँ पे एएस, ये भी जून 18 का क्वेश्चन है भाई, ये भी आपका जून 18 का क्वेश्चन है। AsCl5 इज थर्मली लेस स्टेबल देन PCl5। ये बात बिल्कुल सही है। साइज ऑफ आर्सेनिक इज मोर देन फास्फोरस, डाउन द ग्रुप जाने से साइज इंक्रीज करता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, बट दिस इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ट्रू है, बट सेकंड वाली करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है फर्स्ट की। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या निकल के आती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। हमें यह पता है स्टूडेंट कि डाउन द ग्रुप जाने से आपका जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है, जो S वाले इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं, इसीलिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबलाइज होती है एज कंपेयर टू हाइयर। +3 और +5 में से +3 की ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। अगर +3 की ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, देखिए PCl5 में तो 5 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, बट AS में आते आते +5 की स्टेबिलिटी, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम हो जाती है, +3 की बढ़ जाती है। इस वजह से AsCl5 थर्मली लेस स्टेबल होता है। साइज का यहां पे रोल नहीं होता, यहां पे इनर्ट पेयर इफेक्ट का रोल रहता है। यहां पे आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट का रोल रहता है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 15। इसके रेफरेंस भी आपको देंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहले बोला गया है BeCl4, Be2Cl4। Be2Cl4 की अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे ना बेरिलियम की, एक क्लोरीन यहां होता है, एक क्लोरीन यहां होता है, ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक क्लोरीन यहां होता है और एक क्लोरीन यहां होता है। अब ये क्या करता है, ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है यहां पे, और ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है यहां पे। आई बात समझ में? तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, ये आपका स्ट्रक्चर आ जाती है किसकी, Be2Cl4 की। ऐसे ही अगर आप देखेंगे B2 और Cl4 है, तो B ये बोरोन, मैं आपको इनके रेफरेंस भी दूंगा। ये रहा बोरोन, यहां एक क्लोरीन लगाया, यहां एक क्लोरीन लगाया, यहां एक क्लोरीन लगाया और यहां एक क्लोरीन लगाया, तो ये स्ट्रक्चर होती है आपका B2Cl4 की। उसके बाद इसको देखिएगा भाई, ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा आपको ये दिख रहा है गैलियम, ये ऐसा नहीं होता। रियलिटी में एक गैलियम मेटल बाहर होती है, एक गैलियम मेटल अंदर होती है, और ये आपका Cl4 होता है। ठीक है, Cl4। पहली बात तो ये पूछ रहा है यहां पे पहला क्वेश्चन में, देखो इसकी जो स्ट्रक्चर देखेंगे, दिस इज टेट्राहेड्रल। देखो यहां पे जो गैलियम होगा, ये जो गैलियम, इसके साथ 4 क्लोरीन लगे होंगे, ऐसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये होती है। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, देयर इज MM, मतलब कि बेरिलियम बेरिलियम, बोरोन बोरोन, गैलियम गैलियम बॉन्ड इन ऑल। क्या सभी में आपको ऐसा देखने को मिलेगा ना? देख लो, बेरिलियम बेरिलियम के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बेरिलियम, बोरोन एंड गैलियम क्या +2 होती है? देखो यहां अगर आप फॉर्मूले से जाएंगे +2 आ जाएगी, यहां जाएंगे +2 आ जाएगी, बट यहां +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है स्टूडेंट, है ना? यहां +3। जो गैलियम है, अगर आप देखेंगे इसको आपने X मान लिया, ये -4 हो गया, और गैलियम अगर आप मानेंगे इसके ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, -1 हो गया, तो ये आपका +3 होती है यहां पे। तो +2 तो होने वाली नहीं है सभी की नहीं होगी, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो गया। द ज्योमेट्री अराउंड द सेंट्रल एटम इज प्लेनर फॉर ऑल। सभी के लिए प्लेनर नहीं होगी, मैंने बताया आपको। गैलियम वाला जो ये कंपाउंड देख रहे हैं टेट्राहेड्रल होती है। द ज्योमेट्री अराउंड द सेंट्रल एटम इज प्लेनर इन फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। यस, ये बिल्कुल बोला जा सकता है, ये बिल्कुल सही बात होगी। तो यहां पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा ना, ओनली D इज द करेक्ट आंसर।
ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इसका रेफरेंस आपको हाउसक्राफ्ट बुक में मिल जाएगा। ये आपका रही Be2Cl4 की स्ट्रक्चर, ठीक है। ये रही आपका बोरोन, बोरोन XX यहां पे लगा दीजिए उसकी स्ट्रक्चर। और गैलियम वाली मैंने आपको काफी अच्छे से अपने अकॉर्डिंग बता ही दी है, एक्सप्लेन कर दिया है। होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आना था? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? द रोल ऑफ BF3 इन इंडस्ट्रियल पोलिमराइजेशन कैटालिस्ट इज टू जनरेट्स। तो देखिए भाई, यहां पे मान लो आपने कोई ये एल्कीन लिया है और इसके रिएक्शन अगर आप BF3 के साथ करवाएंगे तो हमें ये पता है स्टूडेंट, BF3 एक लेविस एसिड होता है। क्या होता है? BF3 एक लेविस एसिड होता है। तो ये अगर अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा तो यहां पे आपको क्या जनरेट होता हुआ दिखाई देगा? यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये इसके साथ यहां पे BF3 और BF3 के पास नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये कह रहे हैं कि क्या जनरेट करता है? तो ये क्या जनरेट करेगा भाई? बेसिकली कार्बो एनायन, कार्बेनाइन तो नहीं करेगा। क्या जनरेट करेगा? कार्बोकटाइन जनरेट करेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 17 मैं केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूं। अकॉर्डिंग टू बेंट्स रूल, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में TBP ज्योमेट्री के लिए एप्लीकेबल होता है बेंट्स रूल। PBP के लिए भी होता है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल के लिए भी होता है, बट यहां पे ऑप्शन में नहीं तो नहीं बात करेंगे। तो ये TBP के लिए एप्लीकेबल होता है और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसे हम एक्सियल पोजीशन पे लगाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अपने आप में थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस आए नहीं है। पहली बात तो इनकरेक्ट वर्ड को आप साफ साफ देख लेना आपने कि यहां पे आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी जा रही है। किसके बारे में? फोस्फो मोलिबिडेट एनायन, ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसके बारे में। तो ये कह रहा है इट हैज ए कि, इसको भाई कीजीन स्ट्रक्चर जो भी आप बोलना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना। तो क्या ये वाली स्ट्रक्चर होती है? हम कहेंगे यस ये होती है। क्या यहां पे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +5 होती है क्या? देखो भाई, अगर यहां पे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन, मोलिब्डेनियम है, फास्फोरस इज इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी बिल्कुल सही है। अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इट इज एन एक्सट्रीमली बेसिक, यही देखो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहां पे अगर आपसे पूछा जाए ना इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, इट इज एक्सट्रीमली बेसिक, ये एक्सट्रीमली बेसिस नहीं होता। इसका रेफरेंस मैं आपको देता हूं। पहले तो ये कीजीन स्ट्रक्चर क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिएगा यहां पे पहले तो ये देखो हेट्रोपोली मेटालेट आयंस, तो यहां पे साफ साफ ये बात लिखी हुई है, सच एन आयंस कंटेनिंग अनदर एलिमेंट बिसाइड टंगस्टन एंड ऑक्सीजन। अगर देखो ये वैसे ऐसी स्ट्रक्चर होती है, आपका H2, ये आपका टंगस्टन, ये आपका 40 और ये आपका यहां पे -6 नजर आ रहा है। अगर टंगस्टन और ऑक्सीजन के अलावा देखो सच एन आयन कंटेनिंग अनदर एलिमेंट बिसाइड टंगस्टन एंड ऑक्सीजन इज नोन एज हेट्रोपोलीटंगस्टेट और इन्हीं को कीजीन स्ट्रक्चर बोला जाता है। आई बात समझ में? तो यहां देख लो भाई, टंगस्टन के अलावा यहां पे मोलिब्डेनियम प्रेजेंट है एंड फास्फोरस भी प्रेजेंट है, तो इसलिए ये कीजीन स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पे इस पॉइंट को देखिएगा, रेफरेंस नंबर 2 को, anion is can be precipitated, it is an extremely large extremely non basic anion। क्या लिखा हुआ है यहां पे? नॉन बेसिक होता है। वहां पे क्या लिखा था कि एक्सट्रीमली बेसिक होता है, और यहां पे क्या लिखा? एक्सट्रीमली नॉन बेसिक होता है। इसका मतलब यही स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गई ना, यही स्टेटमेंट तो आपका इनकरेक्ट हो गई। इसीलिए स्टूडेंट मैंने आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, तो इट इज एक्सट्रीमली नॉन बेसिक होता है, न कि बेसिक, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यस स्टूडेंट ये काफी इंपॉर्टेंट अपने आप में है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट KC8, इसे हम इंटरकैलेशन कंपाउंड बोलते हैं, है ना। लेमिलर कंपाउंड भी इनको बोला जाता है ना। आपने क्या किया, ग्रेफाइट के अंदर जो है आपका इसको बोला जाता है, बेसिकली नाम भूल गया मैं, ये भाई K पॉजिटिव आपने एंटर कर दिया है, गेस्ट एलिमेंट बोलते हैं ना, गेस्ट एटम बोलते हैं। आपने ग्रेफाइट की लेयर्स जो थी वहां पे पोटेशियम मेटल को डाल दिया, इससे काफी चेंजेस देखने को मिलते हैं आपको। पहला चेंज तो यही होता है कि वो पैरामैग्नेटिक नेचर का बन जाता है। पहले ग्रेफाइट जो है पैरामैग्नेटिक नहीं था,
जैसे आपने के पॉजिटिव को डाला वो पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। ग्रेफाइट वैसे स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, जो नॉर्मल ग्रेफाइट होता है वो स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, लेकिन जैसे ही आपने के पॉजिटिव को डाला वो उस स्टैगर्ड से एक्लिप्स्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए मैं थोड़ा सा रेफरेंस भी आपको भी दिखा दूंगा, किसमें, एक्लिप्स्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और खास बात ये होती है इंटरकैलेशन कंपाउंड बनाए इसलिए जाते हैं, है ना, कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ग्रेटर हो जाएगी ग्रेफाइट से, ये बात भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। मैं थोड़ा सा आपको इसका रेफरेंस दिखाता हूं स्टूडेंट कि ये एक्लिप्स्ड स्टैगर्ड वाली बात क्या है, ताकि आप इसको थोड़ा सा रिलेट कर पाए। 1 मिनट का समय दीजिए, मैं इसको देख रहा हूं और फिर मैं आपको इसका बताता हूं। मेन ग्रुप एलिमेंट्स, मेन ग्रुप एलिमेंट्स में मिलेगा, ये आपको मिलेगा कार्बन फैमिली की क्लास नंबर 2 में, कार्बन फैमिली की क्लास नंबर 2 में या 1 में, 1 में मिलेगा फिर ये, ठीक है। यस, ये देखो भाई, ये देखिए, ये जो ग्रेफाइट है ना, देखो कार्बन के नीचे खाली कार्बन है, तो ये स्टैगर्ड टाइप की कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे ही आपने KC8 बनाया, कार्बन के जस्ट नीचे कार्बन है, इसी को तो एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं ना, इसी को तो एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो ये दिखा रखा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ग्रेटर हो जाती है। उसके बाद आपका यहाँ पे और भी बहुत सारी बातें इसके बारे में बताई गई है, और काफी बार ये ऑर्डर भी आपसे पूछा जा सकता है, तो लेक्चर्स में काफी चीजें डिटेल में, ये देखो पैरामैग्नेटिक बन जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया यहाँ पे, एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर आ जाती है। तो सारे जो वहां पे लिखे हुए थे तीनों पॉइंट, वो आपका बिल्कुल करेक्ट थे। जो वहां पे तीनों पॉइंट लिखे हुए थे वो आपका बिल्कुल करेक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं स्टूडेंट। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है भाई, 2-3 एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, तो याद रखिएगा, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये कह रहा है अगर आपने H2Cl4 की रिएक्शन करवाई अमोनिया के साथ, तो बताइए क्या क्या बनेगा। भाई ये कंपाउंड बनाने का मेन प्रिपरेशन होता है, ये S4N4 तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। साथ में यहाँ पे S8 भी बनता है, साथ में यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड भी निकलता है। इस रिएक्शन को याद रख लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात। तो H2Cl2 की रिएक्शन अगर आप अमोनिया के साथ करवाते हैं, S4N4 बनेगा, S प्लस में S8 एंड अमोनियम क्लोराइड। तो ए भी आएगा, बी भी आएगा एंड आपका सी भी आएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये वाला यहां पे नहीं बनता है, ये वाला यहां पे नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ गए हैं, 21 पे आ गए हैं, देखिएगा। द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन ऑफ एराकानोबोरेन, ये एराकानोबोरेन है क्योंकि ये जो बनेगा ना, ये B4H4 6 नेगेटिव बनेगा, तो एराकानो होता है। ये कह रहे हैं भाई इसकी रिएक्शन NeMe2 हो गया ना, मैंने आपको पहले वाली क्लास में भी ये चीज एक्सप्लेन की थी। अगर आप 3 डिग्री एमाइन लेंगे, 3 डिग्री एमाइन, तो वहां पे आपका सिमेट्रिकल क्लीवेज होती है। वहां पे डाइबोरेन के बारे में बताया था, सिमेट्रिकल क्लीवेज। कुछ नहीं, वही काम करो, यहां पे इसको ब्रेक कर दो, किसमें, एक तो BH3 में, एक तो BH3 में ब्रेक कर दो, और बाकी जो बच गया उसमें ब्रेक कर दो। तो बाकी क्या बच गया, B3 बच गया, H7 बच गया, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा जी, अब इन दोनों को क्या दे दो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। तो पहली बात तो अगर 3 डिग्री है तो सिमेट्रिकल क्लीवेज होती है, ये बनने का मतलब ही नहीं है, BH2 पॉजिटिव नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये ऐसा कैसा रह जाए, ये भी सही नहीं है, ये ऐसा बन जाए, ये भी सही नहीं है, ये दोनों बनेंगे। इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है, इसको लोन पेयर दे देगा, NeMe3 आ गया, और इसके साथ भी NeMe3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अगर यहां पे अमोनिया होता, अमोनिया, फिर कहानी अलग होती, फिर यहां पे NH3 आ जाता, फिर आपका कुछ हद तक सेकंड करेक्ट आंसर होता अमोनिया। अगर आप 3 डिग्री अमाइन लेंगे, सिमेट्रिकल क्लीवेज होगी, सिमेट्रिकल क्लीवेज का मतलब है BH3 अलग हो जाएगा। अगर डाइबोरेन होता तो दूसरा BH3 अलग हो जाता, यहां डाइबोरेन नहीं है इसलिए B3H7 को अलग करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ गए क्वेश्चन नंबर 22 पे। स्टूडेंट देखिए, ये अगेन क्वेश्चन आ गया है P4S3 के बारे में। मैंने थोड़ी सी देर पहले ही इसकी स्ट्रक्चर बनाई थी, अभी मैं एक बार और दोबारा बना देता हूं इसकी स्ट्रक्चर को। ये लीजिए, यहाँ पे S, यहाँ पे P, और यहाँ पे इसको आप इसके साथ जोड़ दीजिए, इसको आप इसके साथ जोड़ दीजिए, यहाँ पे आपका सल्फर, दिस इज, ये होती है आपकी स्ट्रक्चर किसकी, P4S3 की, P4S3 की। तो कह रहे हैं PS बॉन्ड बताओ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। PS बॉन्ड कितने भाई, 6 हैं।
6 हैं। पीपी बॉन्ड कितने हैं? एक पीपी बॉन्ड, 2 पीपी बॉन्ड और तीसरा पीपी बॉन्ड। अलग कलर यूज कर लेता हूं। एक पीपी बॉन्ड, दूसरा पीपी बॉन्ड और तीसरा पीपी बॉन्ड। तो कितने हैं? 3 हैं। करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे पीएस बॉन्ड पूछे तो 6 आएंगे, पीपी बॉन्ड पूछे तो 3 आएंगे। और भी आए हैं P4S3 पे, और भी क्वेश्चंस आए, आगे जाके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 23, द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ब्रोंस्टेंट एसिडिटी ऑफ बोरोन हाइड्राइड्स। स्टूडेंट, अगर आप बोरोन हाइड्राइड्स की बात करते हैं तो जो एसिडिटी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बोरोन एटम्स। अगर आप बोरोन हाइड्राइड्स के लिए बात करते हैं तो एस यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बोरोन एटम्स। तो बोरोन के एटम्स जितने ज्यादा होंगे उसके ऊपर आपका करती है। और एक और फैक्टर होता है, अगर ये सेम हो जाए तो एक और फैक्टर होता है, दैट इज डीकैपिंग, है ना, दैट इज डीकैपिंग। मैं उसको भी बताता हूं। पहले ये क्वेश्चन देखो, सिर्फ यहां 10 बोरोन है, यहां 6 बोरोन है और यहां 5 बोरोन है। तो एसिडिटी का ऑर्डर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एसिडिटी का ऑर्डर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दूसरा जो फैक्टर मैं आपको बता रहा हूं दैट इज डीकैपिंग, है ना, वो भी मैं आपको चलो वहीं पे दिखाता हूं अपने लेक्चर्स सीरीज में। बोरोन की क्लास नंबर 2 या 3 में मिलेगा ये कंसेप्ट आपको। ये शायद 3 में पढ़ाया गया होगा, 6। अच्छा, ये शायद अपनी यहीं पे आ गई होगी। यस, इसमें देखिएगा स्टूडेंट, ये देखिए यहां पे बोला गया लेविस एसिडिटी नंबर ऑफ बोरोन एटम्स, फिर डिपेंड करती है डीकैपिंग पे और फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, है ना। जैसे यहां देखो, यहां नंबर ऑफ एटम्स भी ज्यादा और ये सारे निडो टाइप के हैं। अब आगे देखिएगा, 5 5 5, बट ये आराकानो है, ये नीडो है और ये क्लोजो। आराकानो में डीकैपिंग ज्यादा है, इसलिए ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये तीनों फैक्टर मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। तीनों फैक्टर मैंने यहाँ पे आपका एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो दूसरा जो फैक्टर होता है दैट इज डीकैपिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और तीसरा फैक्टर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ इन 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है फॉर बोरोन हाइड्राइड्स। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 24, यस, सिलिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। द रिंग साइज एंड द नंबर ऑफ लिंक्ड टेट्राहेड्रा प्रेजेंट इन दिस, ये कंपाउंड। स्टूडेंट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ साइक्लिक सिलिकेट्स, जहां पे आपका जो फार्मूला होता है SiO3, यहां पे होता है नीचे N और ऊपर होता है -2N, ये फार्मूला होता है। अगर आप इसमें N की वैल्यू को 6 पुट कर देते हैं तो फार्मूला बन जाता है Si6O18 और -12। इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाता हूं, बहुत सिंपल होती है इसकी स्ट्रक्चर भाई। 2 तारे बना दीजिए, है ना, मतलब 2 तारे नहीं, 1 तारा बना दीजिए। ये यहां बनाया, और दूसरा जो बनाएंगे आप, स्टार बना दीजिए, स्टार। यस, ये रहा, ठीक है। यहां बीच में देखो, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन और ये सिलिकॉन। जो रेड दिख रहा है वो सिलिकॉन है। अब जो मैं ब्लैक यूज करूंगा, इसके ऊपर एक ब्लैक आएगा, ठीक है, इसके ऊपर एक ब्लैक आएगा, ये ऑक्सीजन होते हैं। ये इसका 2D रिप्रेजेंटेशन होता है सिलिकेट्स का। ये आ गया, ये आ गया। इसके बाद यहां पे आएगा, 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 इसके बाद ये है, इसके बाद ये आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला यहां, 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 ये देखो जी, ये देखिए। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर आती है। अब देखो, ये एक ना टेट्राहेड्रल यूनिट, ये इसको भी अगर आप जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे ऐसे बना के दिखाया जा सकता है इसको कि ये इसके साथ कनेक्टेड होता है ऐसे। ये एक टेट्राहेड्रल यूनिट होती है, एक टेट्राहेड्रल यूनिट, ठीक है ना। एक, फिर दूसरी ईयरी, तीसरी ईयरी, फोर्थ ईयरी, फिफ्थ ईयरी, सिक्स्थ ईयरी, 6 टेट्राहेड्रल यूनिट है ये। ऐसे दिखा सकते हो आप इसको, 6 टेट्राहेड्रल यूनिट है।
तो ये क्या कह रहा है जी, इसमें देखिएगा, ये कह रहा है कितनी टेट्राहेड्रल यूनिट शेयर्ड है, तो कितनी है भाई, 6। क्या आएगा, 6। देखो ये रहा द नंबर ऑफ लिंक्ड टेट्राहेड्रल प्रेजेंट्स, तो कितने टेट्राहेड्रल लिंक्ड है, 1 2 3 4 5 6, 6 आएगा भाई। तो सेकंड वाले का आंसर 6 आएगा, 6 यहां पे है और 6 यहां पे है, इसलिए इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब आपसे पूछ रहा रिंग का साइज बताइए क्या है, रिंग का साइज। भाई अब देखो इस रिंग के साइज को आप कैसे देखते हैं, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर आप आउटर देखो, रिंग साइज का मतलब तो यही ना, अगर इसको पूरे को देखा जाए यहां से तो 12 आपका आएगा। देखो इस डबल बॉन्ड को हटाएंगे, यह हटेगा, यह हटेगा, ये जो लार्जर रिंग है वो कितनी कितने की है, वो 12 मेंबर की है, 12 मेंबर की। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर दिया गया था ऑफिशियल की में, दैट इज 12 and 6, कि यहां पे रिंग साइज 12 है और जो टेट्राहेड्रल यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई हैं वो 6 है। ये आपका स्ट्रक्चर होती है इस वाले कंपाउंड की। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा होप कि आप सभी को। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। यस, ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है ना। तो ये कह रहा जी, पहले हमारे पास ये कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन हमने 6 मोल्स ऑफ सेकेंडरी अमाइन के साथ करवाई, तो हमें ये मिला। तो ये जो ए मिला ना, इसमें पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर बताइए क्या है। आइए मैं आपको बना के दिखाता हूं पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर कैसे देखेंगे। पहले तो इसी की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए स्टूडेंट। तो ये रहा जी नाइट्रोजन, ये रहा फास्फोरस, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा फास्फोरस, ये रहा फास्फोरस, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा। यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड। ठीक है, पहले देखो इसी को कॉपी कर लेता हूं मैं। एक तो ये खुद हो गया, यहां, यहां और यहां। ठीक है, तो यहां पे देखो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, पहले तो ये देखो, दोनों क्लोरीन आएंगे यहां पे, 2 क्लोरीन आएंगे यहां पे और आपका 2 क्लोरीन आएंगे यहां पे। जब आपने इसकी रिएक्शन करवाई इसके साथ, तो यहां पे देखो 3 क्लोरीन हट गए और उनकी जगह 3 Me2 लग गए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है स्टूडेंट, 2 नाइट्रोजन एक ही फास्फोरस पे लग गए हो, NeMe2, NeMe2। ठीक है, यहां पे एक यहां लग गया होगा NeMe2, एक क्लोरीन यहां पे, एक क्लोरीन यहां पे और एक क्लोरीन यहां पे। अगर एक ही फास्फोरस पे दोनों नाइट्रोजन लगे हैं, एक ही फास्फोरस पे दोनों नाइट्रोजन लगे हैं, इस टाइप की पोजीशन को हम जेमिनल बोलते हैं भाई, जेमिनल, जेमिनल पोजीशन है ये। तो ये अपने आप में फर्स्ट टाइप का आइसोमर हो गया, ये अपने आप में फर्स्ट ए टाइप का आइसोमर हो गया। आगे देखिएगा, अब हमने क्या किया इसी में, अब हमने देख यहां पे ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, मैंने NeMe2 को नीचे की तरफ दिखाया क्योंकि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, क्लोरीन को ऊपर की तरफ दिखाया। यहां मैंने NeMe2 को नीचे की तरफ ही दिखाया और क्लोरीन को ऊपर की तरफ दिखाया। और यहां पे मैंने जो आपका बच गया NeMe2 ना, NeMe2 और ये आपका क्लोरीन, इन दोनों को देख लीजिए स्टूडेंट। यहां पे अगर आपका क्लोरीन नीचे की तरफ है और ये वाला क्लोरीन नीचे की तरफ है, दोनों क्लोरीन नीचे की तरफ है, इसका मतलब ये आपका सिस टाइप का आइसोमर होता है, सिस टाइप का। और एक पॉसिबिलिटी आप क्या बना सकते हैं, एक आपने NeMe2 को यहां ऊपर की तरफ बनाया, NeMe2 ऊपर की तरफ बनाया, ये क्लोरीन नीचे, और यहां पे आपने एक NME2 को नीचे की तरफ ही रखा, एक क्लोरीन को ऊपर की तरफ बनाया, और ये आपका एज इट इज आ जाएंगे जो जो जैसे भी हैं वैसे ही। अब आप देख सकते हैं एक NaM2 ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, तो ये ट्रांस टाइप का बनेगा। क्या बनेगा, ट्रांस टाइप का। तो यहां पे अगर आपसे पूछा जाए इसमें कितने पॉसिबल आइसोमर होंगे, तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, 3। एक बनेगा जेमिनल टाइप का, एक देखो दोनों को नीचे की तरफ दिखा दो, मतलब इसको आप ऐसे भी दिखा सकते थे कि ये इसको नीचे की तरफ दिखाया, इसको नीचे की तरफ दिखाया। यहां पे क्या, एक को ऊपर की तरफ दिखाया, एक को नीचे की तरफ दिखाया। जैसा आप दिखाना चाहें, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसा दिखा सकते हैं। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3। आपको यहां पे आइसोमर देखने को मिलेंगे, 3 आइसोमर आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, अगर मैं आपको एग्जाम्स गिनाता हूं, सबसे पहले नेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जैम में 4 से 5 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, गेट में 4 से 5 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, CUET PG में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसके अलावा और जितने एग्जाम होंगे वहां पे भी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भाई लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये वाला क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन के 12 अलग अलग क्वेश्चंस उठाए मैंने, अलग अलग ईयर के 12,
अभी अगर आप कहोगे तो बोरोन वाली क्लास में आपको मिल जाएगा, ये देखना, बोरोन वाली क्लास में ये मिल जाएगा क्वेश्चन आपको भर भर के, बोरोन वाली 2 नंबर की क्लास में मिलेगा। तो भाई बहुत जगह पूछा है ना, आप उठा के देख लेना, आपको हर जगह मिल जाएगा ये क्वेश्चन। कह रहा BCl3 की रिएक्शन करवाओ एमोनियम क्लोराइड के साथ ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई। देखो BCl3 की रिएक्शन आपने करवानी है एमोनियम क्लोराइड के साथ, आपको ए मिलेगा। ए का रिडक्शन करवा दो तो आपको सोडियम बोरोहाइड्राइड, सॉरी, ए का रिडक्शन करवाना है आपने सोडियम बोरोहाइड्राइड से तो आपको बी मिलेगा, और बी की रिएक्शन जब आप HCl के साथ करवाएंगे तो आपको सी मिलेगा। और आपसे ये पूछ रहे कि ये सी क्या होगा, ये बता दो। देखो भाई, सबसे पहले जब आपने इसकी रिएक्शन करवाई बी बी इसके साथ, ये बनेगा आपका B3N3H3Cl3, ये बनेगा। क्या बनेगा? B3N3H3Cl3। सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ अगर आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनेगा B3N3H6, जिसको कि बोराजीन बोला जाता है, जिसको कि बोराजीन बोला जाता है। जब बोराजीन की रिएक्शन HCl के साथ करवाएंगे तो ये बनाएगा आपका B3N3, है ना, H हो जाएंगे 9, H हो जाएंगे 9 और क्लोरीन हो जाएंगे 3। ये आपका बनेगा ये वाला कंपाउंड। तो सी पूछा था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सी पूछा था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देखो, अगर आप इनकी स्ट्रक्चर्स भी देखना चाहते हैं वो भी मैं आपको बना के एक्सप्लेन कर सकता हूं। इनऑर्गेनिक बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसे बनती है देखिएगा ध्यान से। यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, ठीक है, ऐसे होती है। अब यहां देखो, सबसे पहले क्या थे, 3 बोरोन हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए, तो यहां पे आपको 3 जगह हाइड्रोजन लगा देने हैं, ठीक है। तो बोरोन के ऊपर लगा दो क्लोरीन, यहां इस बोरोन के ऊपर क्लोरीन, यहां इस बोरोन के ऊपर क्लोरीन, क्योंकि बोरोन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, तो ये क्या बन गया? B3N3H3Cl3, ठीक है। अब जब ये हटाओगे 6 के 6 पे क्या लगा देना? हाइड्रोजन। और जब 6 के 6 पे हाइड्रोजन लगे हैं तो यहां पे भाई क्या होगा? हाइड्रोजन तो 6 रहेंगे, साथ में क्लोरीन और लग जाएंगे 3 पोजीशन पे आके, तो क्या बन जाएगा? B3N3H9 और Cl3। आइए मैं आपको इसका रेफरेंस दिखा देता हूं, इसकी इंपॉर्टेंस दिखा देता हूं आपको कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यस, यहां पे मिल जाएगा, देखना। सबसे पहले तो भाई मैं यहां से पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया होगा इसको, ये देखो, मैंने यहां से पढ़ाना स्टार्ट किया कि इस BCl3 की रिएक्शन इसके साथ करवाओगे ये बनेगा, इसकी रिएक्शन करवाओगे ये बनेगा। इसकी रिएक्शन मैंने दिखाई सबसे पहले, दिस इज इनऑर्गेनिक बेंजीन, ये वाला पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक होता है, तो क्लोरीन बोरोन के ऊपर आके ही लगता है। मैं ये आपको बात बताने की कोशिश कर रहा था, है ना, B3N3H9Cl3। तो जो बोरोन पे क्लोरीन लाएगा ना वो बोरोन पे आएगा, ये बात भी ध्यान रखना, है ना। वो कहां पे आएगा? इसके ऊपर, देखना। अब ये देखो, ये रेफरेंस देख लीजिए, अमोनियम क्लोराइड ये रहा, पहले बोरोन बोरोन बोरोन, ये आपका B3N3Cl3H3, ठीक है। उसके बाद इसकी रिएक्शन जैसे ही HCl के साथ करवाते हैं तो ये देखो, ये ग्रीन में जो दिख रहा है बोरोन के ऊपर ही आपका क्लोरीन आके लगता है, बोरोन के ऊपर ही, क्योंकि वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। अब देखना, इस क्वेश्चन को कितने एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। दिसंबर 15 जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं वही, उसके बाद गेट 2018, उसके बाद गेट 2014, उसके बाद गेट 2013, उसके बाद गेट 2007, उसके बाद जैम 2023, उसके बाद जैम 2021, उसके बाद जैम 2017। ये थोड़ा सा अलग पैटर्न का है हालांकि, देख लो भैया। और CUET PG में भी पूछा इसको 23 में, CUET PG 23 में भी इसको पूछा है। तो भाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, और बोरोन के ऊपर ही क्लोरीन आता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब भाई हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द स्पीसीज हैविंग स्ट्रॉन्गेस्ट गैस फेज प्रोटॉन एफिनिटी। प्रोटॉन को लेने की सबसे ज्यादा एफिनिटी किसकी होगी? जो सबसे अच्छा बेस होगा। और इनमें जो सबसे अच्छा बेस है, देखो अगर आप बात करोगे यहां पे, ये दो तो ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएंगे। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, 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 यहां लोन पेयर है, ठीक है। फ्लोरीन वाला तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो इसकी बेसिसिटी इसकी ज्यादा है, और इससे भी ज्यादा है किसकी? 3 डिग्री अमाइन की। क्यों? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। और इससे भी ज्यादा बेसिसिटी होती है एजाइड आयन की, एजाइड आयन ना। दिस इज, ये जो है ना प्रोटॉन को लेके क्या बनाता है पता है?
N3 बनाता है, जिसे हम हाइड्राजोइक एसिड बोलते हैं, और इसकी एसिडिटी काफी ज्यादा हाई होती है। इसीलिए हाईएस्ट प्रोटॉन एफिनिटी जो होगी ना, वो इस एजाइड आयन की होगी। ये प्रोटॉन, इसकी बेसिसिटी काफी ज्यादा है, ये प्रोटॉन को लेके और हाइड्राजोइक एसिड बनाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, ऑल फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस अपॉन हीटिंग एग्जिस्ट एज, तो वो भाई एन फॉर्म ऑफ P4 में एग्जिस्ट करती हैं, एन फॉर्म ऑफ P4 में एग्जिस्ट करती हैं। सारे टूट जाएंगे अपने आप में, तो आपको यही रिपीटिंग यूनिट्स देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, द करेक्ट सेट ऑफ सूडो हैलाइड एनायंस, ऐसे हैलाइड जो हेलोजेंस के तौर पे, मतलब ऐसे एनायंस, देखना ये सूडो हैलाइड एनायंस क्या होते हैं, ऐसे एनायंस जो कि बिहेव एज ए हैलाइड्स, बिहेव एज ए हैलाइड्स, जो हैलाइड्स के तौर पे बिहेव करते हैं, उन्हीं को हम सूडो हैलाइड्स एनायन बोलते हैं। Cn करेगा भाई, बिल्कुल करेगा, Cn नेगेटिव करता है, N3 नेगेटिव एजाइड, दिस इज एजाइड आयन, ये भी करता है, इसके ऊपर भी एक नेगेटिव है, ये भी करेगा, और SCN ये वाला भी करता है। तो ये देखो, इसमें ये करेगा, ठीक है, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये भी करेगा, ये भी कर जाता है, ये नहीं करता है, इसमें ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आप, ये क्लोरेट भी नहीं करता है। तो Cn N3 नेगेटिव, SCN नेगेटिव, NCS2 नेगेटिव, ये सब किसके तौर पे काम करेंगे, एज ए सूडो हैलाइड एनायन के तौर पे काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं भाई, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, जून 15 का क्वेश्चन है। द ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस P एटम, ये कह रहा है भाई किसकी, किस में फास्फोरस की ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि 3 फास्फोरस की जो ऑक्सीडेशन का सम होगा वो 4 + 4 8, वो 11 होगा, यानी कि एक फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट 11/3 आनी चाहिए, 11/3 आनी चाहिए। पहले वाले में देखो, अगर मैं बात करता हूं यहां पे 3x मैंने माना, 3x - 20, 5 फास्फोरस का हो गया, इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 5 आ गई, एक फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट 5 आ गई, तो तीनों की 5 5 5 रही होगी, है ना। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक फास्फोरस की 11/3 आ जाए, ये नहीं होगा। इसके निकाल के देख लीजिए, 3x हमने माना, -14 + 5, इसको अगर आप देखेंगे एक x की वैल्यू +3 आएगी, तो ये भी नहीं होगा, हटाओ इसको। इसको ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ये आपका 3x - 16 + 5, और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यहां से x की वैल्यू 11/3 आएगी, यहां से x की वैल्यू 11/3 आएगी, और यही हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यही हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। H5P3O8, H5P3O8, इसकी जो ऑक्सीडेशन, यहां पे फास्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपको ये देखने को मिलेगी, है ना। वैसे स्ट्रक्चर बना के भी इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, फिलहाल आपका यहां से काम चल रहा है तो इससे चला लीजिए। 18 में से 5 गए 13, यहां पे आएगी 13/3, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। कंसिडरिंग द इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑन लेड, द मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ PbR2। स्टूडेंट हमें ये पता है, अकॉर्डिंग टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, Pb की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू +4। ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है कि यहां पे जो NS2 वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, है ना। ड्यू टू बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हैं भाई, पीबी में बेसिकली क्या होता है ना, इससे पहले यहां पे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का कंसेप्ट आ जाता है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, है ना, साइज कम हो जाएगा, और इन एस वाले 2 इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो ये इजिली डोनेट नहीं होते हैं, इसी को देखते हुए बताना है। तो भाई अब एस वाले इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं बॉन्डिंग में, बाकी देख लो। यहां देखो, ये लाइक दैट आपका सिग्मा टाइप की बॉन्डिंग नजर आ रही है, ये भी सिग्मा टाइप की बॉन्डिंग नजर आ रही है, ये भी सिग्मा टाइप की बॉन्डिंग नजर आ रही है, और सिग्मा टाइप की बॉन्डिंग वाला एस बनाता है, इसलिए इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। यही कुछ हद तक पॉसिबल यहां पे हो सकता है ना। पीबी के ये 2 इलेक्ट्रॉन, पीबी के ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसको आप देख सकते हैं, इसी से थोड़ा बहुत आप इसको रिलेट कर पाएंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ठीक है भाई। ये देखो, ये क्या करे, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास शेयर कर दे, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन एस वाले रखा हुआ है,
और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन s वाले रखा हुआ है, ये इसके वैकेंट में डालेगा, ये इसके वैकेंट में डालेगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई एक के पास वैकेंट, ऐसा होने वाला नहीं है यहाँ पे। ये इस टाइप की बॉन्डिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली नहीं है, ठीक है ना। ये आप थोड़ा सा इसको रिलेट करेंगे तो आप चीजों को समझ पाएंगे। एस ये नहीं बनेगा यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका नहीं होगा। इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन है एस के, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये शेयरिंग करेंगे। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है इस वीडियो का और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। SbCl3 की 3 इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाई गई है, आपको X मिलेगा, ठीक है। तो भाई देखो SbCl3 ये रहा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट EtMgBr 3 मोल्स लिए। हमें ये पता है स्टूडेंट, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। ये गया, ये यहां जाएगा, एक क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा और आपको मिलेगा SbEt का थ्राइस। आपको मिलेगा SbEt का थ्राइस। SbEt का थ्राइस यहां पे है, SbEt का थ्राइस यहां पे है। इसको हटाइए, इसको हटाइए, ठीक है। 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ SbI3 रिएक्ट विद 1 इक्विवेलेंट ऑफ X। अब आपने क्या लिया, ये बोल रहा है कि आपके पास है अब SbI3 है और एक इसके 2 मोल लो और इस X का एक ही मोल लो, SbEt3 का एक ही मोल लो और यहां से आपको Y मिलेगा। इन द सॉलिड स्टेट Y हैज 1D polymeric structure in which each Sb is square pyramidal environment। स्क्वायर पिरामिडल इन्वायरमेंट होगा, स्क्वायर पिरामिडल इन्वायरमेंट होगा, तो बताइए कि Y क्या होगा। तो देखो स्टूडेंट, इसमें स्क्वायर पिरामिडल इन्वायरमेंट Br कहां से आ गया भाई। देखो अगर कोई बात करे, अरे यहाँ Br आ कहां से गया, कोई रोल ही नहीं है Br का, तो इसमें यहां पे Br का कोई रोल ही नहीं है इसमें। यह आएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो ये था जी हमारा मेन ग्रुप एलिमेंट्स का पार्ट नंबर 2, जिसमें हमने जून 15 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें आपके मेन ग्रुप एलिमेंट्स के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में लगता है कि डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में बता करिए, है ना, उससे हम उसको ठीक कर सकते हैं। कई बार मैं रीचेक कर लेता हूँ खुद ही वीडियो को, लेकिन कई बार मैं शायद मुझे भी नहीं पता होता कि ये थोड़ा बहुत गलती हो गई है। रिकॉर्डेड वीडियोस है तो इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो अगर आपको लगे किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बताया गया है तो आप कमेंट बॉक्स करके बता करें, ताकि इसको ठीक किया जाए, है ना, और उसको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दिया जाए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा और भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।